अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। आज हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में देखेंगे फाशिज्म या नाजीज़म को। फाशिज्म बेसिकली ये वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि मसोलिनी की पार्टी जो थी, फाशिस्ट पार्टी, उसको लीड कर रही थी। और नाजीज़म बेसिकली जो नाजी पार्टी थी, दैट इज़ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको हिटलर लीड कर रहा था, ये उनका कॉन्सेप्ट था, उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नाजीज़म बेसिकली हिटलर के साथ है, यानी हिटलर जो है उसको लीड कर रहा है, और मसोलिनी जो है वो आपकी फाशिस्ट पार्टी को लीड कर रहा है। इसीलिए हम इसको फाशिज्म कहते हैं और नाजीज़म कहते हैं, इनकी पार्टीज़ के नेम से। सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो फाशिज्म है, या आप जिसे हम लोग नाजीज़म कह रहे हैं, दे बिलीव दैट इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी विल लीड टू क्राइसिस, वन पार्टी डिक्टेटरशिप। अब यहाँ वो कहते हैं कि वो ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे सब लोग इक्वल हों और आपको डेमोक्रेटिक राइट्स हों, आपको फ्री चॉइसेस के राइट्स हों, तो उस कंडीशन में क्राइसिस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमेशा वो फेवर करते थे वन पार्टी डिक्टेटरशिप की। अब जो फाशिस्ट थे वो फाशिज्म, जिनकी जो नेशनल फाशिस्ट पार्टी थी, वो उसकी डिक्टेटरशिप चाहते थे, और नाजीज़म वाले नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो थी, उसकी डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे। टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड पीपल, बेसिकली ये लोग टोटलिटेरियनिज्म के हक में थे। दे वर इन फेवर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। अब टोटलिटेरियनिज्म क्या है, तो सबसे पहले हम टोटलिटेरियनिज्म को देखते हैं। इट इज़ अ पॉलिटिकल system or a form of government that prohibits opposition parties, restricts individual opposition to the state, and it claims and exercises an extremely high degree of control over public and private life. बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म का मकसद क्या है कि एक ऐसी पार्टी या एक ऐसा बंदा जो कि आपका, जिसका कंप्लीट कंट्रोल होगा आपकी स्टेट के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, उनकी पब्लिक प्राइवेट लाइफ के ऊपर। कोई ये नहीं कर सकता कि अपनी फ्री चॉइसेस हो किसी के पास, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कम्प्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच है। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसी डिक्टेटरशिप जिसके अंदर आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है बाय दैट पर्टिकुलर रूलिंग पर्सन और रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पे कोई अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ कोरिया में देखें, तो अगर वहाँ पे किंग ने एक पर्टिकुलर हेयर कट रख लिया है, तो पूरी जो उनकी आवाम है उनको वही हेयर कट रखना पड़ेगा। इस हद तक आपकी जो लाइफ है, इवन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसको भी अफेक्ट किया जाता है कि जो किंग ने जिस तरह चलना है उसके हिसाब से ही बाकी सब ने भी चलना है। इसके अलावा उनका जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, दैट इज स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नो वीकनेस। उनका ये मानना था कि सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। और टोटलिटेरियनिज्म के अंदर ही वो ये कहते हैं कि जब एक जो पार्टी है जो रूल कर रही है, वो कम्प्लीटली एक पर्सन की एजुकेशन, जॉब, कैरियर, हर चीज़ को कंट्रोल करेगी, उसके बाद क्या होगा, आपकी एक सोसाइटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, कोई वीकनेस नहीं होगी। क्योंकि जब वीकनेसेस होती हैं तो उस सोसाइटी को डाउन करना या उस सोसाइटी को ख़राब करना या उसके अंदर एक इंतशार पैदा करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि उस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एंड हुई थी, और उसके अंदर जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा जर्मनी को, तो हिटलर ने उसको एज अ इंसल्ट कंसिडर किया, क्योंकि कम्प्लीटली जो वर्ल्ड वॉर 1 का ज़िम्मा था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डाल दी जर्मनी के ऊपर। तो ये चीज़ काफ़ी इंसल्टिंग थी। 1933 के अंदर जब हिटलर एज अ चांसलर आया, तो उसने एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप, और ऐसी डिक्टेटरशिप जिसके अंदर उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी करना शुरू कर दी। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर सबसे पहले उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। नेशनलिज्म मतलब वन रेस होगी, वन कल्चर होगा। ये जो ज्यूज़ हैं वो उनको इन्फीरियर कंसिडर करता था। वो कहता था कि हम लोग जो हैं वो डिसेंडेंट्स हैं आर्यंस के, जब हम आर्यंस के डिसेंडेंट्स हैं तो हम सुपीरियर हैं। दूसरा, ज्यूज़ को वो इन्फीरियर कंसिडर कर रहा था, और उसने एक हॉलोकॉस्ट और ये मल्टीपल चीज़ें जो थी वो शुरू करना शुरू कर दी। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली जो फाशिज्म है, इट इज़ अगेंस्ट मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म क्या कहता था, किस चीज़ के अगेंस्ट थे ये बेसिकली? तो मार्क्सिस्ट जो थे वो सपोर्ट नहीं करते थे नेशनलिज्म को। वो लोग कल्चरल प्योरिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे।
दे कंसिडर इन सोसाइटी दैट देर आर ओनली 2 क्लासेस। उनके मुताबिक क्लासेस सिर्फ 2 ही थी। सबसे पहली क्लास थी बोर्जियोजी और दूसरी क्लास थी प्रोलेटारिएट। तो जो ये कॉन्सेप्ट था आपकी डिफरेंट क्लासेस का होने का, या डिफरेंट आपकी कास्ट के होने का, या डिफरेंट आपके जो रिलीजियस पर्सन्स हैं या डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स रखने वाले लोग हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मार्क्स बिलीव नहीं करता था। मार्क्स कहता था कि कोई और रिलीजन नहीं है, जस्ट एक आपकी बोर्जियोजी क्लास है और एक प्रोलेटारिएट क्लास है। और ये जो कल्चरल प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ के अगेंस्ट था। वो कहता था हर इंसान इक्वल होता है, तो इस चीज़ के भी वो अगेंस्ट थे। वो कहते थे नहीं, फाशिस्ट पार्टी कहते थे कि कल्चरल प्योरिटी होनी चाहिए। देन ऑपोजिशन टू लिबरलिज्म। सेकेंड हमारे पास है ऑपोजिशन टू लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? राइट टू फ्री चॉइसेस, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें लिबरलिज्म में हैं। जबकि फाशिस्ट इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि लोगों को कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट के ऊपर कोई सवाल उठा सकें, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकें, उनकी कोई फ्री चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टोटलिटेरियनिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, इट इज़ अगेंस्ट लिबरलिज्म। इसके अलावा कंजर्वेटिव इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो थे टू सपोर्ट बिग बिजनेसेस, तो बेसिकली वो बड़े बिजनेसेस जो थे उनको सपोर्ट करने के लिए एक कंजर्वेटिव इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को फॉलो करते थे। अब कंजर्वेटिव जो थे, अब उनको ये भी एक था इशू कि जो टैक्सेस थे या टैक्सेस को रिलीव करना या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना पुअर वंस को, तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट थे। वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो बिग बिजनेसेस हैं उनको फर्दर प्रमोट करें ताकि वो और ज़्यादा जो है सामने आएँ और ज़्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हों और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये जो लेविंग है टैक्सेस के अंदर या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, ये इसके अगेंस्ट थे। कॉरपोरेशंस के अंदर आते थे। यहाँ पे कॉरपोरेटिज्म के अंदर तमाम जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर फाशिस्ट पार्टी का ही बंदा जो है वो उसको ओन कर रहा था, उसको लेड कर रहा था, उसको कंट्रोल कर रहा था, विच इज़ अगेंस्ट मार्क्सिज्म। ठीक है। इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया। ही वांटेड टू विन ओवर द वर्ल्ड एंड कॉलोनाइज द नेबरिंग कंट्रीज। बेसिकली वो यही चाहते थे कि हम लोग पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करें। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 का सारा इल्ज़ाम जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया या इटली, क्योंकि उस टाइम पे मसोलिनी उसको लीड कर रहा था फाशिस्ट पार्टी को, तो ये लोग कहते थे कि इंपीरियलिज्म जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमें दे वांटेड टू विन ओवर द वर्ल्ड एंड कॉलोनाइज द नेबरिंग कंट्रीज। तो बेसिकली मिलिट्री वर्चूज जो हैं वो आ रहे थे उनके, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिलिट्री उन्होंने ये शुरू कर दिया कि पर्सन जो फिजिकली फिट हो, अथॉरिटी को ओबे करे, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। इसके अलावा वॉक्स जर्मन शैफ्ट, बेसिकली ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है एवरीथिंग बिलोंग्स टू नेशन। हर चीज़ नेशन को बिलोंग करे और आपने नेशन को ही फॉलो करना है, आपने स्टेट को फॉलो करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट लीडर होना चाहिए जिसके पास एब्सोल्यूट पावर्स हों, लाइक हिटलर। स्ट्रॉन्ग मैन होना चाहिए, न्यू मैन जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, जिसके अंदर कोई वीकनेस नहीं हो, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जिस तरह एक वॉरियर होता है। लेकिन डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म जो है वो लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रही बल्कि वो वीक कर रही है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सबके सामने आने के लिए ज़रूरी है कि आप ये डेमोक्रेसी से बाहर आएँ, एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को रन करें और एक टोटलिटेरियनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आए। ये जो हिटलर का कॉन्सेप्ट था कि आपका ये स्लेव लाइक पर्सनालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ये फेमिनिज्म लाइक स्लेव कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए, बिकॉज मैन कैन कॉन्कर एनीथिंग इफ़ ही वांट्स। अगर वो कोई चीज़ कॉन्कर करना चाहता है, कोई फतह करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कोई वीकनेस ना हो, और जब वॉर करनी पड़े तो वॉर की सिचुएशन में वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो उस वॉर के लिए। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट वो हमेशा अप्लाई करता था। वो कहता था सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, और उस सिचुएशन के लिए उसको हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होना होगा, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, मॉरली हो, एथिकली हो, हर लिहाज से। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास फाशिज्म और नाजीज़म का। इनमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि फाशिज्म जो थी वो फाशिस्ट पार्टी इटली में थी और वो लीड कर रहे थे मसोलिनी, और नाजीज़म की जो पार्टी, नाजीज़म जो था वो लीड कर रहे थे नाजी पार्टी जर्मनी की बाय हिटलर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।